एक आदमी चिप्स लेने की कोशिश करता है। एक छोटी लड़की उसको देख रही होती है, लेकिन जो पैकेट उसने उठाया उसमें डिफेक्ट था और ज्यादा चिप्स नीचे गिर गए। लड़की पूछती है कि क्या वो स्नैक्स चोरी कर रहा है, पर वो मना करता है। तभी स्टोर में टीवी स्क्रीन, जो हमेशा न्यूज के लिए होती थी, सबका ध्यान खींचती है, क्योंकि कुछ अर्जेंट न्यूज आइटम्स थे। पास में एक अर्थक्वेक आया था, पर स्केल छोटा था, इसलिए कोई कैजुअलिटीज नहीं थी। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अर्थक्वेक धीरे धीरे बढ़ रहा है साइज और पावर में, तो पहले से मेजर्स सोचने पड़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स बाहर देखते हैं और एक चीज से हैरान हो जाते हैं। तभी जमीन से एक बहुत ऊंची चीज एक पल में ऊपर उठती है, हर जगह मिट्टी उधेल देती है और स्टोर का ग्लास तोड़ देती है। हर जगह मिट्टी है, लेकिन वो आदमी लड़की को इम्पैक्ट से बचा लेता है। पर वो उसकी चिंता नहीं कर रही है, बल्कि उस चीज की जो अभी जमीन से निकली है। इंग्लैंड और जापान में भी दुनिया के हर शहर में एक बहुत मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन्ड स्ट्रक्चर जाइगेंटिक साइज का अपीयर होता है। लोगों ने इसका नाम टावर ऑफ नाइटमेयर्स रखा, और कुछ को टावर वॉकर बनने का इनविटेशन मिला और हीरोज बनने का, जो दुनिया को बचाएंगे। जिन्होंने एक्सेप्ट किया वो सीधा टावर के बैटलफील्ड में कूद गए और इंटरफेस सिस्टम का ब्लेसिंग मिला, जिससे वो आइटम्स और पावरफुल स्किल्स पा सकते थे, जैसे कि ये सब एक गेम हो। लेकिन उन्होंने जल्द ही रियलाइज किया कि ये कोई गेम नहीं था। जिन लोगों ने इनविटेशन एक्सेप्ट किया था, वो काउंटलेस स्क्रीन्स पर बाहर के सीन्स देखते हैं और टावर बोलता है कि उनकी दुनिया में बहुत जल्दी टावर इंपैक्ट होगा। बाहर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बिजी थे, तभी उन्हें ऊपर एक इंसान दिखता है और वो उसको नीचे आने को कहते हैं और कोई अथॉरिटीज को भी कॉल करता है। लेकिन ये इंसान नहीं था, बल्कि एक डीमन था, और उसके पीछे बहुत सारे और थे। ये महाविनाश था, जहां मॉन्स्टर टावर से धरती पर आते रहेंगे। इसका नाम टावर इंपैक्ट रखा गया। सायरन्स बजती हैं और लोग भागते हैं, जबकि मिलिट्री क्रीचर्स को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन टैंक शेल्स का भी कोई असर नहीं होता और बीस्ट्स जो चाहे वो करने के लिए छोड़ दिए गए। इस इवेंट की वजह से दुनिया की 1/3 यानी 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो गई। जिन्होंने टावर का इनविटेशन एक्सेप्ट किया था, उनके पास अपने साथी इंसानों को कटते हुए देखने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। एक को याद आता है कि इनविटेशन में दुनिया को बचाने के बारे में कुछ लिखा था और उसने सबको उम्मीद न छोड़ने को कहा, क्योंकि वो टावर चढ़ेंगे और जो दुनिया बची है उसे बचाएंगे। लोगों ने अग्री किया और इस तरह स्पेशल एबिलिटीज और क्वालिफिकेशंस वाले वॉकर्स ने टावर रेड करना शुरू कर दिया, ताकि ह्यूमैनिटी का पूरा विनाश रोका जा सके। वो एक ऐसी दीवार पर रुकते हैं जो इम्पेनिट्रेबल लगती है, पर जब वो उस पर अपने हथियारों से हमला करना शुरू करते हैं, दीवार धीरे धीरे टूट जाती है। एक लड़के को उसमें से एक ग्लोइंग स्टोन दिखता है, और जब वो उसको और इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो एक रिटर्न स्टोन निकलती है, जो यूजर को उस टाइम पर वापस भेज सकती है जब उन्हें इन्वाइट किया गया था, और उनकी सारी यादें तब तक की इंटैक्ट रहेंगी। सबको लगता है कि ऐसी आइटम बहुत ओवर पावर्ड है, और हुआंग इंचॉन, वॉकर्स का कैप्टन, कहता है कि वो इसको ट्राई करेगा। वो ऐसा करता है और एक ब्लू लाइट सबको अंधा कर देती है। जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो इनचेन कहीं नहीं दिखता। वो सच में गायब हो गया था। बाकी वॉकर्स हैरान हैं कि क्या हुआ और सोचते हैं कि क्या वो पास्ट में जाकर भी वापस यहाँ नहीं आएगा। साकामोटो, एक फॉर्मर साइंस प्रोफेसर, कहता है कि चीजें शायद काफी ऑब्वियस है। इंचॉन डेफिनेटली पास्ट में जा सकता है, लेकिन क्योंकि टाइमलाइन का एक हिस्सा स्प्लिट हो गया, वो उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। वो एक्सप्लेन करता रहता है, वेल नोन साइंस थियरीज जैसे मल्टीवर्स थियरी और पैरेलल यूनिवर्स थियरी का यूज करते हुए। तो उनकी करंट सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां यूनिवर्स की टाइमलाइन स्प्लिट हो गई है। तो बेसिकली जब इंचेन पास्ट में गायब हुआ तो उनकी दुनिया और उसकी पूरी तरह अलग हो गई। वॉकर्स काफी हैरान है और उन्हें ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना मुश्किल लगता है। लेकिन किसी भी हाल में पॉजिटिव बात यह है कि इंचेन डेफिनेटली पास्ट में गया है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो गया, इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में कुछ बदलेगा। जैसा कि उन्हें पता है, टावर ने कभी किसी आइटम के बारे में झूठ नहीं बोला, तो ये स्टोन उन सबको एक ऐसी दुनिया में वापस भेज सकता है जहां टाइमलाइन स्प्लिट हो गई है। ये सब सिर्फ स्पेकुलेशन है ऑफ कोर्स, लेकिन वो इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते कि हर कोई जो इस स्टोन का यूज करेगा वो सेम स्प्लिट टाइमलाइन में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इस टावर में आइटम्स इंसानी कॉमन सेंस से ज्यादा है। उसी समय दुनिया में दूसरा टावर इंपैक्ट हुआ, तो ह्यूमैनिटी के पूरी तरह खत्म होने से पहले वॉकर्स को एक डिसीजन लेना था। क्या वो स्टोन्स का यूज करके पास्ट में वापस जाएंगे, या वो टावर में रहेंगे और फाइनली एक भयानक किस्मत से मिलेंगे। एक भयानक बीस्ट के साथ एक इक्वली भयानक लड़ाई में ज्यादातर खत्म हो रहे थे, और ये देखकर कि सिचुएशन होपलेस थी, कुछ ने अपने रिटर्न स्टोन्स यूज करना शुरू कर दिया। एक एक करके वो गायब हो गए और पार्टी से सिर्फ एक बचा। वो घुटनों कर गिर गया और एक्सेप्ट किया कि आज वो मर जाएगा। तभी कोई 2 डैगर्स पकड़े हुए उस बड़े बीस्ट को पूरी तरह से खत्म कर देता है।
और बचे हुए ग्रुप मेंबर से पूछता है कि क्या वो ठीक है। आदमी हाँ कहता है और तभी उसके पीछे से बहुत सारे वॉकर्स आते हैं, जिसमें से एक हैरान होता है कि कैसे वो सारे हरामी ऐसे भाग गए। आदमी सिर्फ रो सकता है और उसका सेवियर उसको अंत तक रुके रहने के लिए थैंक करता है। उन्होंने उसको एक स्टोन दिया और ये लोग टावर में बची हुई अकेली उम्मीद थे। ये लोग जो रिटर्न स्टोन से जरा भी टेम्प्टेड नहीं हुए। ह्यूमैनिटी की आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस और आखिरी वॉरियर्स, कार्पे डियम। एक इवेंटफुल डे, उनमें से ज्यादातर जमीन पर मरे हुए पड़े थे और बचे हुए लोगों में से एक सोचता है ये सब इतना गलत कब हुआ। पहले जब वो एक मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, डाइगर्स वाला जहवान को अब अटैक करने को बोलता है। वो पीछे से आता है और एक कॉम्बिनेशन अटैक में बीस्ट को खत्म कर देता है। जहवान कैजुअलिटीज पूछता है और डाइगर्स वाला कहता है कि थैंकफुली आज कोई नहीं था और इंजर्ड लोग हीलिंग और रेस्ट के बाद ठीक हो जाएंगे। शायद इस रेट पर फाइनल फ्लोर तक पहुंचना भी पॉसिबल हो जाएगा। कुछ लोग उनको वेव करते हैं और वेव बैक करते हुए जहवान देखता है कि मॉन्स्टर ने कुछ ड्रॉप किया है। सप्रेसिंग ड्रैगन स्वॉर्ड, जो सन और मून की एनर्जी से भरी है। वो स्वॉर्ड है जो टाइगर घोस्ट 85th फ्लोर के मास्टर ने एक ड्रैगन को मारने के लिए 1000 दिनों में बनाई थी। वो उसको उठाता है और सोचता है कि शायद इहुनवान की बातें सही थीं। वो फाइनल फ्लोर तक पहुंच सकते हैं। ये उसने सोचा कि ये सब उनके फेवर में जा रहा था। लेकिन जब वो 98th फ्लोर चेंबर ऑफ परगेटरी में पहुंचे, रियलिटी ने उसको जोर से हिट किया। उसके ज्यादातर साथी मरे हुए हैं या मरने वाले हैं, तो वो अकेला बचा है। बीस्ट उसको एक तरफ धकेल देता है, सीधा दीवार में। इससे वो और भी हेजी हो जाता है, लेकिन अंदर उसको पता है कि सब खत्म हो गया है। जो कुछ भी उन्होंने एक साथ ओवरकम किया और किया, क्या वो सब इस गॉड फॉरसेकन जगह पर कुत्ते की मौत मरने के लिए था? बीस्ट फ्लेम अटैक के साथ चार्ज करता है उसकी जिंदगी खत्म करने के लिए। तभी इहुनवान उसके पीछे से आता है और उसको कुछ अच्छे ब्लोज दे देता है। वो जहवान को उठने और लड़ने को बोलता है क्योंकि वो इस बीस्ट को अकेले नहीं हरा सकता। लेकिन बीस्ट बहुत तेज है और वो इहुनवान को अपने हॉर्न से इंपेल कर देता है, एक ऐसी चोट जो ठीक नहीं हो सकती। जहवान उसके लिए चिल्लाता है और बीस्ट इस मौके का फायदा उठा के पहले से ही जख्मी इहुनवान को दीवार में घुसा देता है। जहवान सिर्फ देख सकता है, लेकिन उसको उठने की ताकत मिलती है और वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है। वो बहादुरी से बीस्ट की तरफ चार्ज करता है और अब विनर एक सिंगल सेकंड पर डिपेंड करता है। जहवान विक्टोरियस हो जाता है और इहुनवान को कहता है कि उन्हें चलना चाहिए, लेकिन उसकी चोट बहुत गहरी है और उसने एक पहले से ही कंज्यूम रिटर्न स्टोन पकड़ा हुआ है। वो अपोलोजाइज करता है और जहवान सोचता है कि क्योंकि इस बंदे ने कभी अपनी स्माइल नहीं खोई, इस क्रूएल और अनफॉरगिविंग टावर में भी वॉकर्स ने उसका निकनेम स्माइल नाइट रखा था। वही स्माइल नाइट आज पहली बार अपनी स्माइल खो देता है। इहुनवान उसको जाने को बोलता है इससे पहले कि वो अपना माइंड चेंज करे। इस तरह वो चला जाता है, लेकिन जो स्टोन इहुनवान ने पकड़ा हुआ था वो बहुत शैबी था और उसकी पावर बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। सीढ़ियों पर चलते हुए वो इहुनवान के बारे में सोचता है, जो उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। उसके कारण उसे यकीन है कि इस हेलिश टावर के टॉप तक पहुंचना पॉसिबल है। अपने आखिरी मोमेंट्स में वो एक खिड़की के पास बैठता है और कहता है कि अगर वो है तो शायद इस दुनिया ने अभी तक अपनी उम्मीद नहीं खोई है। इन शब्दों के साथ स्माइलिंग नाइट की जिंदगी खत्म हो जाती है। जहवान नेक्स्ट फ्लोर के दरवाजे पर रुकता है और इहुनवान के बारे में सोचता है और वो कितना अच्छा दोस्त रहा है। लेकिन उसको आगे बढ़ने की हिम्मत और रिजॉल्व मिलता है 99th टावर की तरफ, जो एक स्नो फील्ड जैसा लगता है। इसमें रहते हुए वो एक बीस्ट के काउंटलेस अटैक्स को डॉज करता है, जो उसको गिव अप करने को बोलता है क्योंकि ये उसके लिए होपलेस सिचुएशन है। लेकिन जहवान मना करता है, ये शायद वो उसके साथ खेलते हुए जल्दी ही थक गया है। बीस्ट अपना अटैक जारी रखता है और बाद में वो जहवान को अपने नीचे छुपा लेता है, जिससे बीस्ट गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो ये हाइड एंड सीक का गेम नापसंद करता है। उसे 99th फ्लोर पर पहुंचे हुए पूरे 10 साल हो गए हैं और जहां उसने 98th फ्लोर तक के रास्ते में काउंटलेस होपलेस सिचुएशंस का सामना किया था, 99th फ्लोर पर डेंजर का लेवल लोअर लेवल से इनकम्पेरेबल है। इस फ्लोर का बॉस आइस ड्रैगन वाल्कियस है। उसकी सांस जो एक भूली हुई जमीन से आई थी, कोल्ड रेजिस्टेंस मैक्स्ड आउट होने पर भी रेजिस्ट करना मुश्किल था। जहवान सोचता है कि अगर उसने रिटर्न स्टोन्स यूज करने वाले वॉकर्स द्वारा छोड़े गए इक्विपमेंट के टुकड़े नहीं उठाए होते तो वो बहुत पहले ही मर गया होता। सप्रेसिंग ड्रैगन स्वॉर्ड जो उसको 85th फ्लोर पर मिली, आइस डीमन आर्मर जो उसको इहुनवान ने खुद उसको दिया था, और फ्लेम किंग्स का ब्रेसलेट, ये हान स्यान युल से मिला था। उसको अभी भी रिग्रेट है कि वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनफ स्ट्रांग नहीं था और उसकी इमेज आज भी उसको परेशान करती है। वो सोचता है कि वो कैसे मरी, लेकिन ब्लैकस्मिथ उसकी सोच रोकता है और पूछता है कि क्या वो सच में 99th टावर को दोबारा चैलेंज करने वाला है। वो कंफर्म करता है क्योंकि उसको लगता है कि अब वो उसको हरा सकता है। एटपस का ब्लैकस्मिथ जे सोचता है कि क्या ऐसा सच में होगा। ये वो गांव है जिसे 50th फ्लोर बॉस मॉन्स्टर्स ड्रैगन अल्टिमियानिस, जिसे अटपस के नाम से जाना जाता है, उसको हराने के बाद रिक्लेम किया गया था। वाइल जहां हर दिन काउंटलेस इंजर्ड या डेड वॉकर्स आते थे, लोगों ने कभी सच में उम्मीद नहीं खोई और प्रीस्ट्स ने इमरजेंसी रेस्क्यू यूनिट्स एस्टैब्लिश की थी वॉकर्स को बचाने के लिए जो अब लड़ नहीं सकते थे। और वर्कशॉप्स के ब्लैकस्मिथ्स ने ह्यूमैनिटी के सैल्वेशन के लिए लड़ने वाले वॉकर्स के लिए इक्विपमेंट फ्री में बनाए थे।
जयवान कहता है कि ऐसा लगता है कि वो एटोपस में अकेला ब्लैकस्मिथ बचा है। जे कहता है कि उसको ये याद नहीं दिलाना चाहिए क्योंकि वो उसका अकेला कस्टमर भी एनीवे है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोअर फ्लोर से सप्लाईज दिन ब दिन कम हो रही हैं। कुछ महीनों पहले तक मिनरल्स की कुछ सप्लाईज आ रही थी, लेकिन अब मिलना बहुत मुश्किल है। जयवान सोचता है कि ये तो नेचुरल है क्योंकि टावर में शायद ही कोई इंसान जिंदा है। उसको ये भी नहीं पता कि कौन सा साल है और अब तक 10 से ज्यादा टावर इम्पैक्ट्स हो चुके हैं और उस पॉइंट से लोगों को फर्स्ट फ्लोर पर समन करना बंद हो गया था। धरती पर सारे इंसान शायद खत्म हो गए थे, राइट? जे इस पर कमेंट नहीं करता और इंस्टेड पूछता है कि क्या उसको आजकल टावर पर ऊपर जाते हुए कुछ परेशान नहीं कर रहा है। जयवान को ये क्यूरियस लगता है कि वो ऐसा कहता है क्योंकि जहां पहला रिटर्न स्टोन मिला था वहां पर दीवार पर कुछ बहुत स्ट्रेंज स्क्रिबल्स थे। ये किसी और इंसान ने नहीं बनाए हो सकते थे, पर अगर नहीं तो किसने? वो कहता है कि उसको कुछ खास नहीं मिला और जे कहता है कि 2 दिन पहले ग्रैंडमा हाइलैंड गायब हो गई। टावर में लोग बड़े नहीं होते, तो अगर कोई गायब हो जाए तो या तो उसने स्टोन यूज करके पास्ट में रिटर्न किया या टावर से कूद गया। हाइलैंड्स पोर्शन वाली हाइलैंड और जेज वर्कशॉप वाला जे ही सपोर्ट टाइप वॉकर्स बचे थे। जे अपने काम में बिजी रहता है और तभी जहवान कहता है कि उसको ब्लैकस्मिथ स्किल सिखानी चाहिए। जे ने फोर्जिंग बैन कर दी और उसने मुस्कुराहटें जीती। बाद में वो 99th फ्लोर पर वापस आता है और वेल्किसिस कहता है कि वो हाइड एंड सीक खेलते हुए बोर हो गया होगा। वो उसे बधाई भी देता है क्योंकि जब से ये टावर बना है तब से कोई भी इंसान अकेले 99th फ्लोर तक नहीं पहुंचा है। तो कम से कम वो उसे एक इनक्रेडिबल इंसान और उसकी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करेगा। J1 मुस्कुराता है क्योंकि उसे ये फनी लगता है कि उसे एक्नॉलेज करने वाला आखिरी चीज एक मॉन्स्टर होगा, इंसान नहीं। वो कहता है कि उसे मार देने के बाद यहाँ सब खाली हो जाएगा। लेकिन वेल्किसिस कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। J1 अटैक करने के लिए रेडी होता है और पूछता है कि वो इतना सर्टेन कैसे है। उसका आर्मर, जिस पर वो प्राइड करता है, वो भी क्रैक होने लगा है। वेल्किसिस को उसका एरोगेंट एटीट्यूड इरिटेट करता है और वो कहता है कि उन्होंने बहुत मस्ती कर ली, अब खत्म करते हैं। वो तब तक लड़ते हैं जब तक J1 लड़ने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि वो बुरी तरह से घायल है। उसका बायां हाथ और पैर बंधे हुए हैं। वेल्किस पूछता है कि वो आखिर तक क्यों लड़ता रहता है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही परसिस्टेंटली लगा रहता है तो उसका फेट सॉलिट्यूड और क्रशिंग नथिंगनेस से भरा है। J1 कहता है कि वो अपनी जैसी बीइंग के लिए बहुत ज्यादा बोलता है और अपनी रिस्ट्रेंट से बाहर निकल आता है, फिर से अटैक करने के लिए रेडी है। वेल्केसा कहता है कि उसकी सोड का एक और थ्रस्ट कुछ नहीं करेगा, इसलिए उसे गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि उसे स्किल से हराया नहीं जा सकता। J1 ने टावर रेड करना दूसरे लोगों से देर से शुरू किया और इस वजह से उसने सीक्रेट क्लासेस या स्किल्स जैसी चीजें मिस कर दी जो बहुत जल्दी ले ली गई थी। इसलिए उसने दूसरी स्किल्स छोड़ दी और एक सिंगल स्किल द थ्रस्ट पर फोकस किया। उसने थ्रस्ट किया बार बार, और क्योंकि उसने 50 मिलियन से ज्यादा मॉन्स्टर्स को अपने थ्रस्ट से मारा, उसके कॉमरेड्स को लगा कि उसका प्रोनाउन थ्रस्ट है। उसने महसूस किया कि उसका थ्रस्ट बदल रहा है और वो तेज और भी प्रिसाइज और बहुत स्ट्रोंगर हो गया है। इसके नतीजे में उसका थ्रस्ट एक सिंगल मोशन के अपने पर्पस को पार कर गया और अटैक पावर हासिल करने लगा जो एक हिडन स्किल के बराबर या शायद ज्यादा स्ट्रांग थी। लेकिन उसके पास एक एडवांटेज था, क्योंकि ये स्किल नहीं थी इसलिए उसे कभी थकान नहीं होती थी, क्योंकि इसमें स्पिरिट पावर कंज्यूम नहीं होती थी। भले ही ऐसा हो, इस बीस्ट का आर्मर बहुत टफ है, क्योंकि वो सैकड़ों थ्रस्ट के बाद भी सिर्फ स्क्रैच ही कर पाया है। वेल्किसिस अपनी पोजीशन का फायदा उठाता है एक अटैक प्रिपेयर करने के लिए और ऐसा लगता है कि डॉज करना अब ऑप्शन नहीं है। तभी उसे एक लाइट दिखती है, वही लाइट जो उसने 98th फ्लोर पर देखी थी। अगर ऐसा है तो वो अपना सब कुछ एक सिंगल अटैक में लगा देगा। अटैक बहुत ताकत से जाता है और वेल्किसिस शॉक्ड है कि वो उसे डैमेज कर पाया। एजॉन कहते हैं कि ये काफी नहीं है, क्योंकि उस अटैक को उसकी पूरी चेन उड़ा देनी चाहिए थी। वेल्किसिस उसे ज्यादा एक्साइटेड ना होने की सलाह देता है एक बार स्ट्राइक करने के बाद, और वो हवा में उड़ जाता है, कहते हुए कि इस बार वो उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वो अपनी बीम का यूज करता है भागते हुए जेजवान का पीछा करने के लिए, जो सोचता है कि अगर वो हवा से अटैक करता रहा तो उसके जीतने का कोई रियलिस्टिक चांस नहीं है। वेल्किसिस उसके बगल में पाउंस करता है और कहता है कि उसकी सिचुएशन काफी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि अगर उसके जैसे 10 और इंसान होते शायद तब उसे मारा जा सकता था। काश उसकी रेस मेयर स्टोन से धोखा ना खाती, तो एक स्पीशीज के रूप में उनका फेट बिल्कुल अलग होता। जियोन पूछता है कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन वेल्किसिस का बस हो गया है और वो उसे अपने क्लॉ से स्ट्राइक करने की कोशिश करता है। जेवॉन बच निकलता है और दरवाजे पर खड़े होकर वो सोचता है कि अगर उसने उसे क्लॉ से हल्का सा भी छुआ होता तो वो मर जाता। वो मेयर स्टोन के बारे में उसके शब्दों को सोचता है और हैरान होता है कि ये क्या है। 5 साल तक लड़ाई चलती रही, लेकिन आखिर में वेल्किसिस ने अपना आखिरी कदम उठाया और सिस्टम जेओन को बहुत सारी चीजों के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। उसे ये कई पॉपअप्स अनोइंग लगते हैं और वो वेल्किसिस से पूछता है कि मेयर स्टोन क्या है। वो कहता है कि वो इसका आंसर जानता है, लेकिन वो सब कुछ सीख जाएगा। आखिरी फ्लोर पर
वो आइस ड्रैगन स्वॉर्ड गिरा देता है जो उसकी सांस से भरी हुई है। जीवॉन उसे उठा लेता है और सोचता है कि ये तलवार जैसी बिल्कुल नहीं लगती। कुछ ब्लैक गू से एक दरवाजा खुलता है और जिया उसमें चला जाता है। ऊपर कुछ सिजल्स दिखते हैं जो कंट्रोल रूम स्पेल करते हैं। जियोन दूसरी तरफ पहुंचता है जहां उसे करंट टावर के काउंटलेस मॉनिटर्स दिखते हैं। समनिंग ग्राउंड, अटोपोस, सब कुछ यहाँ है। उसके पीछे से कोई कहता है कि उसे हैरानी है कि वो इतनी जल्दी यहाँ पहुंच गया, क्योंकि उसने सोचा था कि वो पहले गांव जाएगा। जियोन अटैक करने के लिए रेडी होता है, लेकिन वो आवाज उससे ज्यादा नर्वस ना होने की सलाह देती है और वो ये भी भूल गया कि एक इंपॉर्टेंट मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है, इसलिए उसे थोड़ा वेट करना चाहिए। तभी एक सिस्टम मैसेज जीवॉन के सामने पॉपअप होता है, उसे वर्ल्ड 02 1994 में ट्यूटोरियल गेम्स क्लियर करने वाला पहला व्यक्ति बनने के लिए। उसकी अचीवमेंट अनडाइंग लाइब्रेरी, द आकाशिक रिकॉर्ड्स की लाइब्रेरी में रिकॉर्ड हो गई है और इसे इस तरह से प्रिजर्व किया जाएगा कि इसे सिर्फ ऑलमाइटी लैंड के मोनार्क्स ही देख सकते हैं। जियोन ने बाकी सब इग्नोर कर दिया है क्योंकि वो एक सेंटेंस पर अटक गया है। इसका मतलब क्या है ट्यूटोरियल? उसका पूरा वर्ल्ड क्रैश हो जाता है और वो आदमी जो उससे बात कर रहा था बाहर आता है कहते हुए कि उसे ये काफी शॉकिंग लगा होगा, लेकिन उसे उम्मीद है कि वो जल्द ही इससे निकल जाएगा, वरना वो अपने इमोशंस में खो जाएगा। वो ये कहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वार्निंग देने में उसे देर हो गई है। लेकिन उसे परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने एक मामूली इंसान के लिए काफी अच्छा किया है। अचानक कुछ उसकी अटेंशन खींचता है क्योंकि वो पानी जो जीवन की इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा था वो साफ हो जाता है। क्रीचर कहता है कि वो जितना सोचा था उससे तेज रिकवर हो गया और जीवन डिमांड करता है कि वो कौन है। क्रीचर अपोलोजाइज करता है कहते हुए कि वो उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था, इसलिए वो अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। लेकिन फिर भी अकेले 100 फ्लोर तक पहुंचना ऐसा कभी नहीं हुआ है। वो एक डीमन है जिसका नाम बीस्ट्रेन है और वो टावर ऑफ नाइटमेयर्स का करंट मास्टर है जो आपने अभी क्लियर किया है। जेवॉन कहता है कि अगर अब तक ये सब ट्यूटोरियल था तो रियल गेम अभी शुरू नहीं हुआ है, सही है ना? बीस्ट्रेन उसे उसकी स्विफ्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले उसके पास कुछ दिखाने को है। वो अपनी उंगलियां स्नैप करता है और एक बड़ा मॉनिटर दिखता है जिस पर पहली बार जियोन टावर में आया था। वो इसे चौड़ी आंखों से देखता है और बीस्ट्रेन कहता है कि वो कितने फ्रेश लग रहे थे और उसे ये सीन्स देखे हुए भी काफी टाइम हो गया है। वो तब दिखा जब ऊन वन ने उसे पार्टी से इंट्रोड्यूस किया था। बीस्ट्रेन कहता है कि उसका फेवरेट पार्ट आने वाला है और उन्होंने सर्टेनली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आगे क्या आने वाला है। एक रियल टीयर जर्कर स्टोरी। वो इनको देखते हुए बहुत रोया, लेकिन उसके लिए कैसा है? क्या उसको कोई रिग्रेट्स हैं? शायद गुस्सा या उदासी। अगर है तो नेचुरल है, लेकिन यह बेकार इमोशंस हैं। लेकिन उसको बुरा लगता है तो वो उसको एक ब्रांड न्यू चांस देगा। वो इस गेम को शुरू से शुरू कर सकता है। क्या ये इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है? ये तो वही होगा जो उसकी दुनिया के नॉवेल्स में होता है, जहां मेन कैरेक्टर अपनी सारी यादों के साथ शुरू से शुरू करता है। जेहॉन सोचता है कि क्या करे, क्योंकि उसको टावर चढ़ने के बाद दुनिया को बचाना था, राइट? वही इनविटेशन में लिखा था, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें शुरू से ही बेवकूफ बनाया गया था। टावर इम्पैक्ट्स को रोकने का कोई तरीका नहीं था और वो सिर्फ इस डैम टावर को रेड करते रह सकते थे। ह्यूमैनिटी का सेल्वेशन सिर्फ एक झूठी उम्मीद और एक फ्लूक था। जेहॉन कहता है कि उसको शायद पहले से ही बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वो पास में वापस नहीं जाएगा, कभी नहीं। बीस्ट्रेन जोर से हंसना शुरू करता है, इतनी जोर से कि उसका सिर्फ बड़ा मुंह ही बचा रह जाता है। क्या वो सच में पास्ट की बात कर रहा है? वो अब उसको चीजें क्लियर कर देगा ताकि वो कंफ्यूज ना हो। टावर में या ऑल माइटी लैंड में कोई भी आइटम किसी को पास में वापस नहीं भेज सकता। जेहोन कहता है कि टावर में एक रिटर्न स्टोन थी, लेकिन तभी उसको कुछ रियलाइज होता है। रिटर्न स्टोन वही मारे स्टोन है जिसके बारे में वल्कियसिस बात कर रहा था, वो चीज जिसने उन्हें बेवकूफ बनाया। बीस्ट्रेन कंफर्म करता है कि उसका असली नाम मारे स्टोन है और वो उन्हें पास्ट में नहीं भेजती, बल्कि उन्हें उन सपनों में फंसाती है जो मारे बनाती है। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था जब तक वो 77th फ्लोर तक नहीं पहुंचे कि ऐसी कोई रेस है जो पास्ट में जाने के लिए इतनी ऑब्सेस्ड हो। इंसान ही अकेली रेस है जिसके लिए ऑब्सेशन रही है। जेहॉन कंफर्म करता है कि सच में वही है और बीस्ट्रेन उसको इतना कूल हेडेड होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। लेकिन अब टाइम आ गया है कि वो रियल गेम शुरू करें, राइट? ये पास्ट में वापस जाना नहीं है, बल्कि ये एक न्यू गेम प्लस जैसा है। वो ट्रस्ट करता है कि वो यहाँ वाइज डिसीजन लेगा, लेकिन जेहॉन इंस्टेंटली नो प्रेस कर देता है, जिससे बीस्ट्रेन काफी पजल्ड हो जाता है। जेहॉन कहता है कि उसके कारण उसको अब पता है कि टावर सच में क्या है। टावर के बारे में एक आइटम इन्फॉर्मेशन तब खुलता है और ये एक्सप्लेन करता है कि उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ रिग्रेट्स के नाम से जाना जाता है, जो क्रिएटर ऑफ नाइटमेयर्स मारे मुल्लार का दूसरा प्रोडक्ट है। जेहॉन कहता है कि वो पहले ही मारे के सपने में एंटर कर चुका है, जो टावर ने बनाया है, तो अगर ऐसा है तो वो उसको हंट डाउन करेगा और नेक्स्ट फ्लोर पर जाएगा। बीस्ट्रेन साय करता है और कहता है कि नेक्स्ट फ्लोर पर कुछ नहीं है क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जेहॉन हवेवर उन पर अब ट्रस्ट नहीं करता और बीस्ट्रेन कहता है कि उसको ये इसलिए कर रहा होगा क्योंकि उसको लगता है कि उसकी यादों के साथ पास्ट में वापस जाने का रिवॉर्ड बहुत कम है। तभी जेहॉन अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन में घुसा देता है और बीस्ट्रेन का सिर गिर जाता है। उसको ये बहुत बुरा लगता है तो वो पूछने की कोशिश करता है कि उसको क्या चाहिए, शायद एक हिडन आइटम या स्किल। वो उसको जो चाहेगा दे देगा, उसने कम से कम इतना तो अर्न किया है। जेहॉन कहता है कि उसको इनमें से कुछ नहीं चाहिए
और अपना सिर रिफॉर्म करते हुए बी स्ट्रेन पूछता है कि क्या वो सच में अपनी ओरिजिनल दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसने पहले ही रियलाइज कर लिया है कि वो टावर के सपने में है। टावर इम्पैक्ट्स जैसी कोई चीज कभी थी ही नहीं। वो अपनी उंगलियां छुटकाता है और उसी सेकंड में रूम बाहर की दुनिया में बदल जाता है, जहां सब ठीक और सेफ हैं, जिससे जेहॉन डेज्ड हो जाता है। बी स्ट्रेन सोचता है कि उसको फाइनली समझ आ गया है, कोई नहीं मरा, उसकी फैमिली और फ्रेंड्स सब सेफ हैं, और उस जैसे एंटिटीज के लिए जो ग्रुप्स में रहने से वर्थ महसूस करते हैं उसको काफी राहत मिली होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि वो उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाना भूल गया है। वो अपनी उंगलियां एक बार फिर छुटकाता है और उन्हें एक हॉस्पिटल रूम में भेज दिया जाता है, जहां हर एवेकेंट को रखा गया है क्योंकि वो सब कोमा में है। जेहॉन अपने अनकॉन्शियस शरीर को देखता है और पूछता है कि क्या वो सच में वही है। बी स्ट्रेन कहता है कि उसको हैरानी हो रही होगी कि वो कितना साफ दिखता है, लेकिन टावर में डेकेड्स बीत गए हैं, जबकि रियल वर्ल्ड में सिर्फ 1 महीना हुआ है। और तो और वो रियलिस्टिकली उसके खिलाफ कभी जीत नहीं पाएगा, जबकि वो ट्यूटोरियल में मुश्किल से सर्वाइव कर पाया था। उस जैसे इंसान और एक माइटी ड्रैगन के बीच बहुत बड़ा गैप है। जेहॉन राहत की सांस लेता है, जैसे कि वो ड्रैगन है, उसके पास एक्सपीरियंस है क्योंकि उसने पहले भी एक ड्रैगन को हंट किया था। बी स्ट्रेन को उसकी चीकी एटीट्यूड बहुत रूड लगती है और इस तरह उनकी लंबी लड़ाई शुरू होती है। बहुत बहुत बाद में वो जे के स्टोर में आता है, जो कहीं नहीं दिखता। एक ब्लेड पर काम करते हुए वो सोचता है कि कल 72nd अटेम्प्ट थी, और जबकि उसने उसको हर दिन चैलेंज किया है बिना रेस्ट के, वो उस पर कोई निशान नहीं छोड़ पा रहा है। हावेवर वो मरा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बी स्ट्रेन जानबूझकर उसको जिंदा रख रहा है। इसलिए चाहे कितने भी दिन या साल लग जाएं, वो उसको हराएगा। बी स्ट्रेन उसको कुछ मॉनिटर्स पर देखता है और सोचता है कि उसको पेशेंट रहना चाहिए, क्योंकि ये बंदा एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है जिसे वो बेचने वाला है, एक बहुत स्पेशल प्रोडक्ट। एक प्रोफेशनल कल्टीवेटर के रूप में उसने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा है। एक कल्टीवेटर ये इंश्योर करता है कि एक प्रोडक्ट ऑलमाइटी लैंड में सेफली अडेप्ट हो जाएगा, लेकिन उसको एक सेकेंडरी कल्टीवेशन प्रोसेस से गुजरना होगा ताकि प्रोडक्ट अच्छे से पक जाए और एनहांस हो जाए। इसका पहला और प्राइमरी तरीका अनडिजायरेबल सीड्स को कलिंग करना है, ताकि सिर्फ अच्छे वाले बचे, जो ट्यूटोरियल गेम के थ्रू किया जाता है। इसके बाद चोजन प्रोडक्ट सच में रियल गेम में ग्रो होना शुरू करता है, तो सेकेंडरी प्रोसेस चोजन सीड्स को एम्पल वाटर और सॉइल प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये सोचना कि एक प्रोडक्ट नेक्स्ट प्रोसेस पर जाने से मना कर रहा है, क्या उसको बस अच्छे की उम्मीद करके उसको मार देना चाहिए? क्योंकि टावर में मरने पर सोल डिस्ट्रॉय नहीं होती। लेकिन क्या अगर वो उनके डिफरेंस की वजह से किसी तरह हार्म्ड हो गया? हार्वेस्टर्स तो इस पर चुप नहीं रहेंगे। उसको एक फ्लॉलेस डायमंड में बदलकर बेचना है, तो अब टाइम आ गया है कि वो एक हाई रैंकिंग डायमंड को उठाएं। उसको इस टावर को खरीदने के लिए लोन भी चुकाना है। ये बंदा इतना स्पेशल है, यहाँ तक कि गॉड्स भी, जो डेमंस के साथ डील्स नहीं करते, उससे कॉन्टैक्ट किया है। अपनी अगली लड़ाई में वो उससे ऑनेस्टली पूछता है उसको सच में क्या चाहिए। क्या वो इस छोटे से गेम से थकता नहीं है जो वो खेल रहे हैं? अगर वो सुने और रियल गेम शुरू करें तो वो भी रिजल्ट से काफी खुश होगा। तो अब वो इतनी कोशिश क्यों कर रहा है? वो एक जायंट आइस वॉल खड़ा करता है और जेहॉन के पीछे आता है। उसके रिएक्ट करने से पहले बी स्ट्रेन उसको दीवार में पटक देता है। वो बस कर चुका है और उसको डेस्परेटली नेक्स्ट गेम शुरू करने की कोशिश करता है। वो उसको सीक्रेट स्किल्स और आइटम्स देगा। तो क्यों क्यों वो इतनी पॉइंटलेस चीज को कंटिन्यू करना चाहता है? जेहॉन कहता है कि वो उसको हंट डाउन करेगा और नेक्स्ट फ्लोर पर जाएगा, जिससे बी स्ट्रेन पागल हो जाता है। उसको क्या करना होगा जेहॉन को रियल गेम में जाने पर भी विचार करने के लिए? जेहॉन सोचता है कि ये वही था जिसका वो इंतजार कर रहा था, क्योंकि अब वो उसका यूज कर सकता है। वो उससे कुछ पूछना चाहेगा। वो एक टेबल पर बैठते हैं और बी स्ट्रेन उम्मीद करता है कि वो इस इंफॉर्मेशन से ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा, लेकिन उसका यूनिवर्स सिर्फ एक सिंगल डायमेंशन से नहीं बना है। जेहॉन कहता है कि उसको पहले से ही पता है, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्सेस और मल्टीवर्स जैसी चीजें धरती पर भी कॉमन स्पेकुलेशन है। बी स्ट्रेन और एक्सप्लेन करना चाहेगा और कहता है कि एक मेन डायमेंशनल लेवल है जिसे ऑलमाइटी लैंड कहते हैं, और उसके नीचे काउंटलेस ऑल्टरनेशंस हैं जो उससे ब्रांच आउट करते हैं। धरती सिर्फ डायमेंशनल रियल में से एक छोटा प्लैनेट है जो काउंटलेस ऑल्टरनेशन से बिखरा हुआ था। वो इसको 294th वर्ल्ड कहते हैं, जबकि टावर ऑफ नाइटमेयर्स में जहां वो अभी हैं, वॉकर स्किल्स और आइटम्स कमा सकते हैं, और अपने स्टेटस पर काम करते हुए वो ऑलमाइटी लैंड के सिस्टम में अडेप्ट हो जाएंगे और एक बिल्कुल नई दुनिया में ट्रेवल करने का चांस मिलेगा। जैसा कि उसके जैसे डेमंस के लिए उनका रोल गेम को सपोर्ट करना है। जेहॉन एक सिंपल सवाल पूछता है, क्यों? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बी स्ट्रेन स्माइल करता है और कहता है कि उसको नहीं लगता कि वही है जिसके बारे में वो सच में क्यूरियस हैं। वो अपनी उंगलियां एक बार फिर छुटकाता है और सोचता है कि जेहॉन जो पूछना चाहता है वो ये है कि काउंटलेस ऑल्टरनेट वर्ल्ड्स में से क्यों उसकी दुनिया में टावर ऑफ नाइटमेयर्स आया? वही है, राइट? क्यों उसे और उसकी रेस को ऐसी किस्मत में ढकेल दिया गया? उसकी ग्रिन बढ़ती है और कहता है कि उसकी दुनिया को बस चांस से चुना गया था। जेहॉन डिमांड करता है कि वो उसके बारे में बात करना बंद करे, क्योंकि जो वो सच में पूछना चाहता था वो ये है कि उस जैसे कोई टावर को क्यों ऑपरेट कर रहा है। बी स्ट्रेन इससे काफी हैरान है और बात को घुमाने की कोशिश करता है। कहता है कि ये बस कुछ है जो उसकी रेस वॉलंटियर करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जेहॉन उस पर ट्रस्ट नहीं करता। हावेवर डेमन सच में वॉलंटियर करना काफी पसंद करते हैं। बहुत सारे डेमन्स हैं जो खुद दूसरे प्लैनेट्स पर दूसरे स्पेशल वॉकर्स पर नजर रखते हैं। उन्होंने एक पैराडाइज बनाया है जहां इंसान, मॉन्स्टर्स और डेमन्स एक साथ शांति से रह सकते हैं। हार्वेस्टर्स का सब्र टूट गया है, तो वो अब उसको ये सब खत्म करने को बोल रहे हैं।
वो जयहॉन को एक आखिरी बार कोऑर्शन करने की कोशिश करता है, लेकिन जयहॉन उस पर एक सेकंड के लिए भी ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो हार्वेस्टर्स के शब्दों को भी पढ़ सकता है। पहले उसने अपनी स्टेटस विंडो देखी थी और ऐसा लगता है कि उसके सारे स्टैट्स मैक्स्ड आउट थे। इसके बावजूद भी वो बीस्ट ट्रेन को हरा नहीं पा रहा है, चाहे वो कुछ भी करे। क्या इंसान सच में इस वर्ल्ड सिस्टम में कुछ नहीं रह सकते? तभी उसको अपनी छाती में कुछ महसूस होता है, और जब वो आगे देखता है तो उसको कुछ आइस से एक ग्लोइंग लाइट आती दिखती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसको छूता है। उन्होंने फाइन पार्टिकल्स का रूप ले लिया, साथ ही रफ शुगर क्यूब्स का भी। हर बार जब वो बदलते थे तो एक बिल्कुल अलग रूप लेते थे। ये पार्टिकल्स वर्ल्ड की एसेंस थे, और चाहे जो भी रूप हो, उसको इंस्टिंक्टिवली समझ में आ गया कि वो क्या थे। ऐसा लगता है कि इसलिए वो मोनार्क्स के मैसेजेस पढ़ सकता है। वो उनके बारे में पूछता है और बीस्ट ट्रेन खुश है कि उसको इसमें इंटरेस्ट है। मोनार्क्स वो हैं जो ऑलमाइटी लैंड पर राज करते हैं, और जनरली वो लोग जो गेम क्लियर करते हैं और उनकी दुनिया में एंटर करते हैं, उन्हें अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में ज्वाइन होने के लिए इनवाइट किया जाता है। जेहोवान उनके साथ फोर्सेस ज्वाइन करने के बारे में और पूछता है, और बीस्ट ट्रेन एक्सप्लेन करता है कि कौन से मोनार्क को चुनता है उसके हिसाब से उसका फ्यूचर ड्रास्टिकली बदल जाएगा। अगर वो उसकी एडवाइस फॉलो करता है और वही करता है जो वो कहता है, तो वो माइटी बीस्ट ट्रेन एक डेमन के रूप में अपनी ऑनर पर कसम खाता है कि वो अपनी पूरी पावर का यूज करके उसको एक ग्रेट मोनार्क के नीचे जाने में हेल्प करेगा। ऑफ कोर्स ये तभी अप्लाई होता है जब वो सच में मेन गेम में पार्टिसिपेट करने को विलिंग हो। जेहॉन कहता है कि वो उसको इंश्योरेंस बेचने वाला लगता है, लेकिन वो वही करेंगे जो वो कहता है। एग्जैक्टली 10 दिन में वो इस जगह से बाहर होगा। 9 दिन बाद जेहॉन अपने थ्रस्ट को ट्रेन करना जारी रखता है, जबकि बीस्ट ट्रेन सिर्फ इस बोरिंग शो को देख सकता है। लेकिन उसको सिर्फ एक दिन और पेशेंट रहना है, फिर वो उन हरामियों का लोन चुका पाएगा जिन्होंने उसको इस टावर से धोखा दिया था। हाउएवर, अगर उसको शुरू में धोखा नहीं दिया गया होता तो उसको इस सब से नहीं गुजरना पड़ता। जिस टावर को उसने खरीदा था वो सिर्फ एक फर्स्ट जनरेशन एंटीक था, इतना पुराना कि कोई जज नहीं कर सकता था कि वो कितना पुराना है। उन डैम मेयर्स ने उसको ऐसा बेचा था जैसे कि वो एक एक्सट्रीमली गुड डील हो। अगर वो थर्ड जनरेशन टावर होता तो उसमें ट्यूटोरियल को प्रोडक्ट को डैमेज किए बिना फोर्सफुली एंड करने का फंक्शन होता, लेकिन अब वो प्रोडक्ट की कंसेंट के बिना गेम को एंड नहीं कर सकता इस फेयर एंड स्क्वायर टावर की वजह से। लेकिन वो सच में क्या कर सकता था, क्योंकि अपेरेंटली गरीब होना एक पाप है। वो बस उम्मीद करता है कि कल ये नाइटमेयर खत्म हो जाएगा। अगले दिन वो उसको बहुत सारी टिप्स और समरीज देता है कि क्या होने वाला है, और इस तरह ट्यूटोरियल गेम को एंड करने का मैसेज दोबारा पॉपअप होता है। बीस्ट ट्रेन पूछता है कि क्या उसने सब कुछ याद कर लिया, और जेहॉन कंफर्म करता है कि अब उसको बस वो यस बटन दबाना है। बीस्ट ट्रेन इस दिन का इंतजार कर रहा था तो वो खुशी के आंसू बहाता है। तभी उसको जेहॉन एक बार फिर मार देता है तो वो पूछता है कि वो क्या कर रहा है। हाउएवर, उसको अब तक जवाब पता होना चाहिए। वो बस उसको हंट कर रहा है। पार्टिकल्स को नोटिस करने के बाद उसकी थ्रस्टिंग मोशन अनस्टेबल हो गई थी, क्योंकि हर बार जब वो थ्रस्ट करता था उसको एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट महसूस होता था। ऐसा लगता था कि उसकी एक सेंस जाग गई है। वो बीस्ट ट्रेन को बहुत हार्ड और क्विकली मारता है। क्या ये जिंदा होने का सेंस है? बाद में 91th फ्लोर पर, जिसे ब्रीडिंग प्लांट के रूप में यूज किया जाता था, बीस्ट ट्रेन कहता है कि उसने उसके जैसा कभी कोई नहीं देखा, और चीजें पहले ऐसी होती तो दोनों के लिए आसान होता है ना। जेहॉन पूछता है कि उसकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि वो उसकी डायरेक्ट कंसेंट के बिना ट्यूटोरियल फिनिश नहीं कर पाएगा, राइट? बीस्ट ट्रेन कहता है कि ये बिल्कुल वही बात है, लेकिन उसने उसकी कंसेंट लेने की उम्मीद बहुत पहले ही छोड़ दी है। लेकिन इस बार वो उससे एक सिंपल सवाल पूछना चाहेगा। वो क्यों सोचता है कि ये ट्यूटोरियल इंडेफिनिटली कंटिन्यू करेगा? असल में टावर ऑफ नाइटमेयर्स ट्यूटोरियल क्लियर होने के 100 साल बाद ऑटोमेटिकली एंड होने के लिए प्रोग्राम्ड है, तो उसके पास अकेला चॉइस ये है कि उसको ऐसे ही बांध के रखे और मेन गेम के शुरू होने का पेशेंटली इंतजार करे। जेवान नोट करता है कि ऑलमाइटी लैंड में लोग उसे द जेंटलमैन ऑफ कैजुअलमेंट बुलाते हैं, राइट? वो 784 साल से जिंदा है और टोटल 128 वर्ड्स में घूम चुका है, ताकि वहां पीसफुली रहने वाली रेसेस पर ये अगली कल्टीवेशन कर सके। बीस्ट ट्रेन पूछने की कोशिश करता है कि उसे ये सब कैसे पता, बट जेवान उसे बीच में ही रोक देता है, ये कहकर कि वो उसे जेट ब्लैक मोनार्क नाम के हार्वेस्टर को देने का प्लान कर रहा था। अब बीस्ट ट्रेन को ठंडा पसीना आ गया है और वो गुस्से में पूछता है कि वो है कौन, उसकी असली पहचान क्या है, जो प्राइज वो इतने सालों से यहाँ नर्चर कर रहा था। बट अब और नहीं, वो अपनी रिस्ट्रेंट से आसानी से फ्री हो जाता है और एक ईगल की तरह बीस्ट ट्रेन पर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है। अब बीस्ट ट्रेन बस डर गया है और जेवान को पीछे हटने पर मजबूर करता है। किसी तरह वो उसे हर्ट करने में कामयाब रहा है, बट जब वो उसे देखता है तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि जेवान ओवरलोड अडेप्टर पकड़े हुए है। जिस दिन वो 100 फ्लोर पर पहुंचा था उसे डाउट्स थे, बहुत बहुत डाउट्स। वर्ल्ड का एसेंस सीम्स पर फट रहा था और तभी चैटर स्टार्ट हुई। अपने सारे डाउट्स खत्म होने के बाद वो एक ऐसे स्टेट में पहुंच गया जहां उसे किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। उसने अंडरस्टैंडिंग को ही पियर्स कर दिया है। बीस्ट ट्रेन उसकी पावर से अमेज्ड है और लिंक को सेवर कर देता है, जिससे टेम्पोरल रिस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं और उसकी असली स्ट्रेंथ दिखती है। वो नोट करता है कि अब वो उस पर इजी नहीं होगा, और हालांकि जेवान ने ट्यूटोरियल खत्म करने के बाद इतनी अमेजिंग तरह से अडेप्ट किया, ह्यूमंस की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। वो उसे माइटी बीस्ट ट्रेन से जीतने की होप नहीं कर सकता। जेवान सोचता है कि क्या ये उसका एंड है, और काउंट बढ़ता जाता है।
वो ब्लोज एक्सचेंज करते रहते हैं और बी स्ट्रेन कहता है कि इवेंचुअली एक ना एक तरीके से उसे गेम में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। तो ये सब करके वही अकेला है जो मिस आउट कर रहा है। काउंट अपने एंड पर पहुंचता है और जेवान की आंख में येलो लाइट दिखती है। वही थ्रेट ऑफ अपॉर्चुनिटी फिर से अपीयर हुआ है, वही जिसने उसे काउंटलेस टाइम्स हेल्प किया था। वो आगे बढ़ता है और बी स्ट्रेन एक्सट्रीमली शॉक्ड है। ये सिर्फ अडेप्टिंग नहीं है, अब वो ये सब कैसे कर रहा है। जेवान उसे एक्सट्रीमली हार्ड हिट करता है और उसे लास्ट टाइम सुनने की अर्ज करता है। ह्यूमंस खिलौने नहीं है जिनसे खेला जा सके, वो इनसिग्निफिकेंट चीजें नहीं है जिन्हें अपनी मर्जी से यूज और थ्रो किया जा सके, और ना ही प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें बेचा जा सके। वो उनके प्लान्स को फॉलो नहीं करेगा। वो इस जगह को डिस्ट्रॉय करेगा और नेक्स्ट फ्लोर पर चढ़ेगा और आगे बढ़ता जाएगा जब तक वो उनकी परफेक्ट वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता। बी स्ट्रेन अब उसे ये सब रोकने की प्लीड करता है क्योंकि आगे कोई नेक्स्ट लेवल है ही नहीं। जेवान इसके ऑपोजिट कहता है क्योंकि उन्होंने उसे यहाँ सिर्फ बुलाया नहीं था। डिफरेंट फ्लोर्स पर जो स्क्रिबल्स हैं वो एक सर्टन आर्टिस्ट और उसके एंग्विश ने बनाए थे। उसने 47th फ्लोर पर एक पढ़ा और इन्फॉर्मेशन मिली कि टावर ऑफ नाइटमेयर्स बस फर्स्ट डीमन द वेरी टॉप ऑफ द इल्यूजन ट्री की प्लेन इमिटेशन है। वो ऑलमोस्ट सर्टन है कि ये स्क्रिबल्स मुलार्क ने बनाए थे, जो टावर का क्रिएटर है। अगर ये जगह सच में इल्यूजन ट्री की रूट है तो इसका ट्रंक भी होना चाहिए। तो अगर वो सीलिंग को ब्रेक करता है तो उसे कुछ मिलना चाहिए। वो ऐसा करने की कोशिश करता है और बी स्ट्रेन दर्द से चीखता है क्योंकि उसकी टावर टुकड़ों में टूट रही है। सिस्टम चीज़ों को करेक्ट पाथ पर रिडायरेक्ट करने की कोशिश करता है बट कुछ नहीं कर पाता। सो वो अनाउंस करता है कि मेन गेम क्लियर नहीं हुआ बट ट्यूटोरियल गेम खत्म हो गया है। जेवान को एक जंगल जैसे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वो कहता है कि इतने सालों बाद उसे आखिरकार मिल ही गया। अजीब कुत्ते जैसे बीस्ट्स उसको घेर लेते हैं और उसके सक्यूलेंट फ्लैश का एक बाइट लेने के लिए रेडी हैं। एक चार्ज करता है, लेकिन एक स्लाइड थ्रस्ट से वो उसको इंस्टेंटली ठीक कर देता है। तभी एक जायंट बीस्ट छोटे मालों जैसा प्ले में आता है और जेवान सोचता है कि इस बंदे के लिए स्लाइड थ्रस्ट इनफ नहीं होगा। इंस्टेड वो एक नॉर्मल थ्रस्ट का यूज करता है, बीस्ट को इंस्टेंटली मार देता है। वो हॉर्न्स निकालता है और नोटिस करता है कि इस जगह के मॉन्स्टर्स काफी वीक हैं। तभी उसको कुछ बातें सुनाई देती हैं और जब वो कमोशन को देखता है तो उसको कुछ ग्रीन क्रीचर्स दिखते हैं जो गुस्से में लगते हैं कि उसने हॉर्न्स को छुआ। वो सोचता है कि क्वेश्चन स्किल से भी वो पूरी तरह समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। वो हॉर्न्स की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि अगर उन्हें वो चाहिए तो उन्हें डील करनी चाहिए क्योंकि उसको सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन क्रीचर्स ज़्यादा फ्रेंडली नहीं लगते क्योंकि एक उस पर कई बार स्विंग करने की कोशिश करता है। उसको वो काफ़ी अनोइंग लगते हैं, तो बस कुछ ही मिनट्स में वो उन सबको ठीक कर देता है। वो एक को जिंदा छोड़ता है हाउएवर, क्योंकि उसको उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। वो कहाँ है ये पहला होगा, लेकिन वो जवाब देना नहीं चाहता। जेवान उसके एंटेनास को खींचता है और डिमांड करता है कि वो ऐसी तरह से बात करे जिससे वो समझ सके। वो चीज़ कहती है कि वो मर जाएगा और अपनी जुबान काट लेती है। जेवान ने सोचा था कि वो वीक है, लेकिन उनकी विल पावर काफ़ी स्ट्रांग है। वो एंटेनास को ज़मीन में गाड़ देता है और बॉडीज़ को लूटता है पोटेंशियली यूजफुल आइटम्स के लिए। उसको एक स्मॉल डायमेंशनल पाउच मिलता है जिसमें 2 क्यूबिक मीटर्स का स्टोरेज है। वो कहता है कि ये इन्वेंट्री जैसा है, लेकिन अब होना अच्छा है क्योंकि वो टावर से बाहर आने के बाद सिस्टम से ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं कर पाया है। उसने सोचा था कि वो दूसरे डायमेंशनल वर्ल्ड्स के इंटरफेस सिस्टम का यूज़ कर पाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि बी स्ट्रेन ने उसको एक बार फिर स्कैम किया। हाउएवर, ये राहत की बात है कि वो इन्फॉर्मेशन आइटम्स पर भी ढूंढने के लिए क्वेश्चन स्किल का यूज़ कर सकता है। वो एक स्टोन एनालाइज करता है जिसे स्पिरिट स्टोन कहते हैं, और इसका यूज़ स्पिरिट एनर्जी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। वो सोचता है कि चाहे वो अलग अलग कलर्स के हों, उन सब के पास ऐसे आइटम्स हैं। तो क्या वो शायद उन ग्रीन डूड्स ने बनाए थे? उन्हें वैल्यूएबल होना चाहिए क्योंकि वो शाइनी स्टोन्स है। वो कहता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा स्टफ है उसके लिए स्टोर करने के लिए, लेकिन क्या उसको सच में इसको यहाँ छोड़ देना चाहिए? तभी उसकी स्वॉर्ड हिलना शुरू करती है क्योंकि ये खाने का टाइम है। वो उसको बाहर निकालता है और वो जॉज के एक सेट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जो सब कुछ कंज्यूम कर लेते हैं। जेवान जो बचा है उसको देखता है और एक मैप देखता है। ये कियोस नाम की जगह का है, एक ऐसी जगह जिसके बारे में बीस्ट ट्रेन ने उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। कहीं और बीस्ट्स लोगों के दूसरे ग्रुप का पीछा कर रहे हैं। एक औरत उनकी तरफ कुछ नाइस फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके एक कॉलीग को लग जाती है इंस्टेड। वो अपोलोजाइज करती है और वो उसको जाने देता है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको वो क्यूट लगती है। वो एक बार फिर अपोलोजाइज करती है क्योंकि उसने ग्रुप में एक जाइगेंटिक बाय हॉर्न को ड्रैग किया है। जेवान उनको ऊपर से देखता है और नोटिस करता है कि औरत ग्रुप में सबसे स्ट्रांग लगती है।
तो क्या वो उसके ऐसा करने के लिए बैड टर्म्स पर है? अगर ये चलता रहा तो वो मर जाएंगे। लेकिन इतने वीक लोग टावर क्लियर कैसे कर पाए, स्पेशली उस लेवल की स्किल के साथ? रेड हेयर वाला आदमी एक अटैक चार्ज करता है और औरत भी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली लड़के को सीधा कान पर मारती है। वो हंसते हुए अपोलोजाइज करती है और आदमी उसको इतनी इनेप्ट होने के लिए गाली देता है। वो कहती है कि इसको इतना रूड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बस हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। आदमी कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन बीस्ट उसको पूरा खा लेना चाहता है। तभी जेवान नीचे कूदता है और सीधा बीस्ट पर उसकी जिंदगी खत्म कर देता है। धूल धीरे धीरे साफ होती है, जेवान और उसकी स्वॉर्ड दिखती है। ये मानवा ओमनिशेंट राइडर मानवा के साथ लिंक है। अगर आप ओमनिशेंट राइडर मानवा की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो लाइक और कमेंट करें, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा।